नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन, इसके हम दो भाग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हमने हाइड्रोजन के गुणों के बारे में और हाइड्राइड्स के बारे में जाना था। इस वाले भाग में हम जल के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जल, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उस जल के बारे में जानेंगे, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे और उसके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। भारी जल के बारे में बात करेंगे, जल की कठोरता के बारे में बात करेंगे कि जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर और मृदु। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस, और इस कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, इस सब को हम विस्तार से इस वाले भाग में पढ़ेंगे। जल, सभी सजीवों में जल एक वृहद भाग के रूप में होता है। मानव शरीर में यह लगभग 65% तथा कुछ पौधों में यह लगभग 95% तक जल होता है। जल के भौतिक गुण, यह एक रंगहीन तथा स्वादहीन द्रव है। जल तथा भारी जल के भौतिक गुण, एक टेबल दी हुई है, एक सारणी दे रखी है, इसमें जल और भारी जल के तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यहाँ भारी जल से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर, जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम लिया गया है। तो जब ड्यूटेरियम लिया जाता है तो उसको भारी जल कहते हैं। H2O एक सामान्य जल और ड्यूटेरियम के साथ ये D2O बन रहा है तो भारी जल है। इसके आणविक द्रव्यमान, गलनांक, क्वथनांक, विरचन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी, संलयन एंथैल्पी, घनत्व, शांतता, परावैद्युतांक और विद्युत चालकता, इन सबका यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण और परावैद्युतांक का मान उच्च होते हैं। इसी कारण से जीव मंडल में जल महत्वपूर्ण भूमिका है। जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा तथा उच्च ऊष्मा धारिता के कारण ही यह जलवायु को सामान्य बनाए रखता है। वनस्पतियों तथा प्राणियों के उपापचय में अणुओं के अभिगमन के लिए जल एक उत्तम विलायक के रूप में काम आता है। जल ध्रुवीय अणु के साथ साथ सहसंयोजक यौगिकों जैसे अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब इसको जरा समझने का प्रयास करें कि क्या कहा गया है। देखो, पहली बात तो यह कि जल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं, उनके लिए जल एक बहुत अच्छा विलायक है, सर्वोत्तम विलायक है। वे सभी के सभी जल में घुल जाते हैं। यदि ऐसे आप पढ़कर आए हो, एक सिद्धांत है, समान समान को घुलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स हैं, वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स काम में लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक ही हो और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड घुल जाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जल एक ऐसा विलायक है जिसमें कि अधिकतर पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस घुल जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी घुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, पिरिडीन, कुछ ऐसे तत्व में यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, जो जल में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, आपसे सवाल करें तो सीधा सीधा प्रश्न है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में घुल जाते हैं। शक्कर है, जैसे शुगर है, C12H22O11, या हम कहें जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जल में क्यों घुल जाता है कार्बनिक होते हुए भी? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जल की एक और विशेषता, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम जल का परावैद्युतांक का मान देखें तो ये 81 है। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने बात की है 81, ये इतनी अधिक वैल्यू है। बाकी सब जो और सॉल्वेंट्स की बात करें तो किसी की 31, किसी की 30, 20, इतनी कम होती है, और जल की 81। तो ये क्या करता है कि जो भी पदार्थ इसमें घोला जाता है उसको यह निरावेशित कर देता है। उसके आयन के चारों तरफ जल हाइड्रेशन स्फीयर बना लेता है। इस गुण को कहते हैं परावैद्युतांक। तो जल का परावैद्युतांक बहुत अधिक होता है, इस कारण से जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं। जल की संरचना, गैस अवस्था में जल एक बंकित अणु है। आबंध कोण तथा आबंध दूरी क्रमशः 104.5 डिग्री तथा दूरी 95.7 पिकोमीटर होती है। जरा इसको देखें ध्यान से। यदि आपसे कोई पूछे कि जल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है तो आप कहोगे sp3। तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री कौन सी हुई? टेट्राहेड्रल। शेप कैसी है इसकी? यहाँ पर शेप है इन्वर्टेड वी शेप।
ये उल्टे वी आकार का है। क्यों है ऐसा? उसका कारण है, आप इसमें आपको आकृति में दिख रहा होगा कि जल में ऑक्सीजन परमाणु पर दो आपको लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं और दो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। वो नीचे वाली जो आकृति है उसको ध्यान से देखो, उसमें दो तो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर तो वो हैं बंध युग्म जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, और ऊपर और साइड में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में वो है लोन पेयर। आप जानते हो इस बात को कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। जब प्रतिकर्षण लोन पेयर में सबसे अधिक होगा तो ये आपस में एक दूसरे को दूर करेंगे, और इस दूर करने के कारण से जो टेट्राहेड्रल होने पर जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वो घटकर कितना रह जाता है? 104.5 रह जाता है। किस कारण से? आपसे कोई पूछे कि जल की आकृति क्या है? वी शेप। इसका बॉन्ड एंगल का मान चतुष्फल की आकृति की तुलना में कम क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण से दोनों बॉन्ड पेयर पास पास आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल घटकर 104.5 रह जाता है। जल का क्रिस्टलीय प्रारूप बर्फ है। वायुमंडल में बर्फ का क्रिस्टलीकरण षटकोणीय आकृति के रूप में होता है। इससे अगली वाली स्लाइड में इसकी आकृति देखेंगे। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसी कारण से बर्फ का टुकड़ा जल पर तिरता है। देखो समझने की कोशिश करो, वाटर की डेंसिटी की तुलना में आइस की डेंसिटी कम होती है, और कम होने के कारण, हालांकि सॉलिड है वो, लेकिन कम होने के कारण से क्या कहती है? बर्फ उस पर तिरती है। जो निर्जीव चीज होती है ना वो कहते हैं तिरना, जो सजीव उसको तैरना। तो ये जो बर्फ है वो जल पर तिरती है। शीतकाल में झीलों में पानी की सतह पर जमी बर्फ की सतह ऊष्मारोधन का काम करती है, जिससे जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। ऊपर का जो टेम्परेचर है वो हो जाता है कम, तो उससे क्या होगा कि वहां पर तो बर्फ जम गई, लेकिन उसके नीचे जल होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो जलीय जीव इसी कारण से वहां सुरक्षित रहते हैं। बर्फ की संरचना, बर्फ एक अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना होती है। बर्फ क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से 276 पिकोमीटर की दूरी पर चतुष्फल की आकृति में घिरा रहता है। हाइड्रोजन आबंध बर्फ में वृहद छिद्रयुक्त खुली संरचना बनाते हैं। अब इस संरचना को ध्यान से देखिए, इसमें जैसे एक ऑक्सीजन परमाणु बीच में आपको अलग कलर का दिख रहा होगा, बाकी प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु से आपको 4 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे होंगे। अब उनमें भी देखो आप ध्यान से, 2 हाइड्रोजन परमाणु तो सीधी रेखा से जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, बिंदुदार रेखा से। जो बिंदुदार रेखा से जुड़े हैं वो तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी है कोवलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से आप देखो षटफल की आकृति बन गई, जो हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था। आप देखो एक षटफलक सब जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक ऐसी खुले पिंजरे नुमा संरचना बन गई जिसमें अंदर बहुत सारी आपको जगह दिखाई दे रही है। वॉल्यूम हो गया ज्यादा, जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी हो गई कम। आप समझ रहे ना? जैसे ये जल बनेगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड काफी कुछ टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने के कारण से फिर इसकी क्या होती है? ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिससे इनका मास बढ़ जाता है। लेकिन बर्फ में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बंद केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, उस कारण से ये बर्फ में खाली स्थान हो जाने के कारण से इसका घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। तो आपको यहाँ बिल्कुल बर्फ की स्पष्ट संरचना दिख रही होगी। दोनों हाइड्रोजन एटम आपको कोवलेंट बॉन्ड से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए दिख रहे होंगे, और षटफल की आकृति भी आपको दिख रही है, और इनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 276 पिकोमीटर होती है। जल के रासायनिक गुण, उभयधर्मी प्रकृति। जल अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है, इसलिए यह उभयधर्मी है। ब्रोंस्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल अमोनिया के साथ अम्ल के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्षार के रूप में व्यवहार करता है। यहाँ सीखे देखो, H2O अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, OH- और NH4 बना रहा है। यहाँ जल क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, जल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या कहा था? ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन में अमोनिया के साथ जल ने प्रोटॉन दिया है, इसलिए जल यहाँ पर कैसा व्यवहार कर रहा है? अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। ये जो अमोनिया है ये कैसा व्यवहार कर रहा है? ये ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार के समान व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। वहीं अगली रिएक्शन देखो, H2O + H2S, H3O पॉजिटिव + HS नेगेटिव। यहाँ जल ने क्या किया? प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। चूंकि प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार हो गया।
तो ये H2S के साथ में क्षार के समान और NH3 के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। चूंकि ये दोनों के समान व्यवहार कर रहा है इसलिए ये उभयधर्मी प्रकृति का है और इसको हम एम्फोटेरिक नेचर भी कहते हैं। जल का स्वतः आयनन इस प्रकार होता है, H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप जानते हो कि जब कभी भी ये जैसे लिखा है जल, इस पहला वाला जो मॉलिक्यूल H2O का लिखा हुआ है, चूंकि इसने क्या किया, एक प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है तो हमने क्या कह दिया इसको कि ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। प्रोटॉन देकर किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। तो देखो अम्ल वन का क्षार वन सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, अम्ल का संयुग्मी क्षार और क्षार का संयुग्मी अम्ल। H2O जो सेकंड नंबर का है, इसने एक प्रोटॉन ले लिया, लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये H3O पॉजिटिव में। चूंकि प्रोटॉन लिया इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार हो गया और ये जब क्षार किस में कन्वर्ट होगा, संयुग्मी अम्ल में, कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल का स्वतः आयनन हो जाता है, यह हाइड्रोनियम आयन में H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन में यानी कि OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जल की अपोपचयन अभिक्रिया, उच्च विद्युत धनीय धातुओं द्वारा जल आसानी से डाइहाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। H2O Na के सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH और H2 देगा। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। 6CO2 प्लस 12H2O कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ इस अभिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होती है, यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब कभी भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है और ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, यह जल में से निकलती है। फ्लोरीन द्वारा भी जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो जाता है। जब फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से निकली, ये H2O के रूप में निकली है। तो यहाँ पर H2O में O यहाँ पर निगेटिव के रूप में है और यहाँ ऑक्सीजन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 नेगेटिव 0 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन के निकालने को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। चूंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यह ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है HF में, खुद का रिडक्शन हो जाता है और यह H2O में से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देता है। जल अपघटन अभिक्रिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अधिकांश पदार्थ जल की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। जल का परावैद्युतांक, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बहुत उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जलयोजन का गुण पाया जाता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम है। हमने पहले भी बात की थी कि परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 81। करता क्या है, जैसे मानो हमने इसमें कोई भी पदार्थ घोला, हमने घोला मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, वो Na+ और Cl-। इस Na+ के चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। किधर की तरफ से इकट्ठे होंगे, ऑक्सीजन की तरफ से। ये जो सोडियम प्लस है इसके चारों तरफ ऑक्सीजन की ओर से वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर फर्स्ट हाइड्रेशन स्फीयर बना लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड हाइड्रेशन स्फीयर बन जाएगा। ये कब तक बनेगा, जब तक कि Na पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज नलीफाई नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार से इसका काउंटर पार्ट Cl-। यहाँ पर जल के अणु कैसे इकट्ठे होंगे, H की तरफ से, वहाँ तो हो रहे थे O की तरफ से, यहाँ होंगे H की तरफ से, और यह भी Cl- के नेगेटिव चार्ज को ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। चूंकि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, इस कारण से अधिकांश आयनिक पदार्थों को इसी प्रकार से ये सप्रेस करता है उनके चार्ज को, और इस कारण से आयनिक पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। कुछ आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिकों का जल द्वारा अपघटन हो जाता है, जैसे P4O10 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 जल के साथ अपघटित होकर SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड और HCl बनाता है। नाइट्राइड आयन भी जल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया और हाइड्रोक्सिल आयन देता है।
हाइड्रेट विरचन। जलीय विलयन में अनेक लवण जलयोजित होकर हाइड्रेट लवण बनाते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला कहलाता है उपसह संयोजित जल। मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पर जल एक उपसह संयोजक बंध द्वारा मेटल एटम से जुड़ा हुआ होगा। एग्जाम्पल दे रखा है CrH2O होल 6 3+ 3Cl-। यहाँ समझे है क्या? यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम। इससे 6 जल के अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। उपसह संयोजक बंध बंद कैसे रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन में, जल के ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। वो क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल्स को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। ऐसे 6 मॉलिक्यूल वाटर के क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक या उपसह संयोजित यौगिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर जल कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। दूसरा, अंतराकाशीय जल। ये शब्द पहले भी आया था कि इंटरस्टिशियल स्पेसेज में वाटर इकट्ठा हो जाए बिना कोई बॉन्ड बनाए हुए। बेरियम क्लोराइड, इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेज में वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इसको अंतराकाशीय जल भी कहते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आबंधी जल, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन 5 वाटर मॉलिक्यूल में से भी ये 2 प्रकार के होते हैं। 4 वाटर मॉलिक्यूल एक प्रकार का होते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल एक प्रकार का होता है, यानी दूसरे प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कॉपर से जुड़े हुए हैं, और जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जल 3 प्रकार से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ा हुआ है, और इंटरस्टिशियल्स के द्वारा भी जुड़ा रहता है। कठोर और मृदु जल, देखो हम इसको काफ़ी पढ़ते आए हैं, और हमारे विशेषकर जो कुएं, तालाब, बावड़ी गाँवों में अधिकतर हैं, उनमें इस प्रकार की समस्या है। और कई जगह शहरों में भी कठोर जल की समस्या है कि वहाँ पर हार्ड वाटर मिलता है। हार्ड वाटर की पहचान कैसे करते हैं और सॉफ्ट वाटर की पहचान कैसे करते हैं? सामान्य सी बात हमने 4th-5वीं क्लास में सीखी है कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो मृदु जल कहलाता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता वो कठोर जल कहलाता है। ये हम बहुत छोटी क्लासों में पढ़कर आए थे। आजकल यद्यपि साबुन के स्थान पर डिटर्जेंट काम में लेते हैं, चाहे डिटर्जेंट पाउडर काम में ले या डिटर्जेंट केक काम में ले, जिसको टिकिया भी बोलते हैं। कठोर और मृदु जल तो यही परिभाषा हम समझ कर आए थे। अब समझे, देखो एक बात तो ये कि वर्षा का जो जल आता है, पहली वर्षा का छोड़ दो जिसके साथ में बहुत सारे और कण होंगे, इसके अलावा जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल है और वह मृदु जल होता है। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण से जल में कठोरता उत्पन्न होती है। बहुत ध्यान से बात समझें। कैटायन कौन कौन से होंगे? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। इनके कौन कौन से सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होंगे? या तो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। यदि ये सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट हैं, जल में उपस्थित हैं, क्योंकि जल में ये घुल जाते हैं, तब ये जल क्या कहलाएगा? ये कठोर जल कहलाता है, या ये जल की कठोरता का कारण बनते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहते हैं। मृदु जल कौन सा हुआ? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित ना हो, वो मृदु जल। जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे वो मृदु जल। जिनमें ये कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित हो, कठोर जल। जो साबुन के साथ आसानी से झाग ना दे वो कठोर जल। कठोर जल साबुन के साथ अवक्षेप बनाता है। शुरू में आपने देखा होगा, यदि हम कुएं के पानी से हम धोते हैं किसी कपड़े को, तो शुरू में एक कोई स्कम जैसा जम जाता है। फिर जब वो स्कम जैसा हट जाता है तब जाके वो साबुन के साथ वो झाग देता है, क्योंकि उस समय उस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों ने अभिक्रिया की और क्या बना दिया? एक स्कम या अवक्षेप बना देता है। साबुन जिसमें सोडियम स्टीरिएट होता है, कठोर जल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम स्टीरिएट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ समझने की कोशिश करो।
साबुन क्या है? सोडियम स्टीरिएट को सामान्यतः साबुन कहते हैं। सामान्यतः देखो, वैसे तो क्या कि जिन किन्हीं में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 से 18 तक होती है, 8 से 18 तक, वो क्या कहलाते हैं? वो सब की सब साबुन बनाते हैं। ऐसे सोडियम के कार्बोक्सिलेट आयन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 से 18 तक होती है, वे क्या बनाते हैं? वे साबुन बनाते हैं। सामान्यतः कौन से काम में लेते हैं? सोडियम स्टीरिएट काम में लेते हैं। क्या करते हैं? स्टीरिक एसिड से या ट्राई स्टीरिएट से, या तो स्टीरिक एसिड या फिर ट्राई स्टीरिएट, इससे रिएक्शन करा दो तो हमें 3 मोल क्या मिल जाएगा? सोडियम स्टीरिएट मिल जाता है और साथ में ग्लिसरॉल मिलता है। ये साबुन बनाने की विधि है। तो ये साबुन कठोर जल में उपस्थित मेटल आयन कौन कौन से? या तो कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन, उनसे करेगा अभिक्रिया। तो सोडियम को तो कर देगा रिप्लेस, सोडियम स्टीरिएट दिख रहा है ना, इसमें से सोडियम को रिप्लेस करेगा और वो कैल्शियम स्टीरिएट या फिर मैग्नीशियम स्टीरिएट बना देगा, और ये सोडियम कहाँ पहुंच जाएगा? जल में। तो जल से कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन तो अवक्षेप के रूप में मैग्नीशियम स्टीरिएट या कैल्शियम स्टीरिएट के रूप में जम गए और पानी में चला गया सोडियम आयन। सोडियम आयन जल को कठोर नहीं करता, इसीलिए हम कहते हैं कि कठोर जल वो मृदु जल में कन्वर्ट हो गया। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता, और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अब हमने देखो बाइफरकेट कर लिया, किसके कारण से थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। उनमें से हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण से तो टेम्परेरी हार्डनेस, और सल्फेट और क्लोराइड के कारण से परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। कैसे दूर करेंगे? जल को उबालकर। सबसे सरल तरीका कि जल को उबालो और या फिर क्लार्क विधि से अलग कर लो। जैसे ही जल को उबालेंगे तो ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं ये क्या करेंगे? ये कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कभी भी कठोर जल को उबालो, आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में आप पानी गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं जल को तो गर्म होने के बाद जब वो बॉयल हो जाता है, फिर पानी को हम अलग कर लेते हैं, तो उस पर जो बर्तन की सतह है, जो पात्र है, उसकी सतह पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। वो क्या है? वो यही तो है कि हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बोनेटों में कन्वर्ट कर लिया और वो होते हैं इनसॉल्युबल। तो वो इनसॉल्युबल जम गए, अब बाकी हमें जो जल था वो हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से जल को उबालकर, कठोर जल को उबालकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, उसको मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयशील लवण क्रमशः अविलेय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेटों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, गर्म करो, गर्म करने पर क्या होगा? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण से हो रही है टेम्परेरी हार्डनेस, दूर कैसे कर रहे हैं? बॉईल करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? बॉईल करके कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो कि अविलेय होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होता है। ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ये बर्तन में तली में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और हमें जल मिलेगा। तो जो जल मिलेगा वो क्या होगा? मृदु जल होगा। उसकी हमने अस्थायी कठोरता को दूर कर दिया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल। दूसरी विधि है क्लार्क विधि। इस क्लार्क विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें हम बुझा हुआ चूना मिला देते हैं। बुझे हुए चूने को, किसमें बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक कैलकुलेटेड अमाउंट को मिलाना पड़ता है। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा मिला दोगे तो फिर वो कठोर जल हो जाएगा। तो बुझे हुए चूने की एक कैलकुलेटेड अमाउंट को, एक परिकलित मात्रा को कठोर जल में मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है, जिसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, बुझे हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की, क्या बन गया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और ये जो इसने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग कर दिया, अलग करके किस में कन्वर्ट हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो गया। बचा हुआ जल हमारे पास कैसा रह गया? मृदु जल। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूने के, बुझे हुए चूने के साथ रिएक्शन की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही अविलेय हैं और बचा हुआ जल क्या रह जाता है? हमारे पास मृदु जल रह जाता है।
तो आपसे एग्जाम में पूछें कि टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर करते हैं, तो हमारे पास दो उपाय, पहला बॉयल करके, दूसरा क्लार्क विधि द्वारा। क्लार्क विधि में क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में कठोर जल मृदु जल हो जाता है। स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, इस प्रकार की कठोरता में जल में विलेशियल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट घुले रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अस्थायी कठोरता किसके कारण से हुई, हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण से, तो यहाँ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होंगे, क्लोराइड और सल्फेट्स होंगे, ये घुले हुए रहेंगे, उनसे बनेगी परमानेंट हार्डनेस। अब इस परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइल करके दूर नहीं कर सकते, इसको हम उबाल कर दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हम कुछ विधियां काम में लेते हैं। सबसे पहले है धावन सोडा के उपचार से, ये वॉशिंग सोडा से। धावन सोडा कठोर जल में विलेयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट से क्रिया करके अविलेयशील कार्बोनेट बना देता है। रिएक्शन देखो, जैसे मानो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट हो, तो उसको हमने क्या लिख दिया, MCl2। किससे रिएक्शन होगी, धावन सोडा से, यानी कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, इससे रिएक्शन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के कार्बोनेट्स में, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये होता है इनसॉल्युबल, और साथ में बन गया NaCl। तो इनसॉल्युबल छान लेंगे या भी नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और बचा हुआ जल कैसा हो गया, मृदु जल हो गया। तो यदि क्लोराइड प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, धावन सोडा से या वॉशिंग सोडा से अलग कर लिया। इसी प्रकार से कठोरता, स्थायी कठोरता सल्फेटों के कारण भी होती है। तो मेटल का सल्फेट, चाहे हम कहें मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, किससे रिएक्शन कराएं, वॉशिंग सोडा से, Na2CO3 से, तब भी क्या बनेगा, मेटल के कार्बोनेट्स बन जाते हैं, MgCO3 या फिर CaCO3 बन जाता है, और साथ में Na2SO4, और जल कैसा हो जाएगा, कठोर जल से मृदु जल हो जाता है। दूसरी है कैल्गन विधि। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को व्यापारिक रूप से कैल्गन कहते हैं, ये याद रख लें। यह भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें पूछ लेते हैं कैल्गन क्या है, तो हम कहेंगे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला याद रखें, Na6P6O18 क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैल्गन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। किस काम आता है, स्थायी कठोरता को या परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे लेते हैं, ये क्या करता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट पहले किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, सोडियम आयन में, और ये मेटाफॉस्फेट साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आयन्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, और मेटल के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम आयन्स को रिप्लेस करते हैं, और वहाँ क्या आ जाता है, सोडियम आयन की जगह मेटल आयन्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर M2+, चाहे कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, इन्होंने रिएक्शन की, तो यहाँ पर सोडियम के 4 में से 2 रह गए, और एक इनमें से कैल्शियम या एक मैग्नीशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो कहाँ चले गए, कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बनाने में, और साथ में क्या बन गया, सोडियम आयन। तो धीरे धीरे करके जल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अलग हो जाते हैं, तो कठोर जल कैसा हो जाता है, मृदु जल हो जाता है। यह ऋणायन संकुल मैग्नीशियम अथवा कैल्शियम को आयन को विलयन में रखता है। दूसरी है आयन एक्सचेंज मेथड। इस विधि को जियोलाइट या परम्यूटेट विधि भी कहते हैं। जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट NaAlSiO4 3H2O जियोलाइट अथवा परम्यूटेट कहलाता है। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट की कठोर जल से अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखो ये ना, जो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, इसको हमने NaZ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये NaZ जब मेटल आयन से, मेटल आयन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन करेगा, तो MZ2 और NaCl बना देगा। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे, ये तो किसके जुड़ गए, जियोलाइट के साथ जुड़ गए, इन्होंने, इनका जियोलाइट बन गया, और सोडियम आयन कहाँ चले गए, वाटर में चले गए। और हम जानते हैं इस प्रकार से ये जो सोडियम आयन है वो जल को कठोर करते नहीं है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जियोलाइट के रूप में आ गए। जियोलाइट में जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा इसका उपचार करके पुनः काम में ले लेते हैं। समझने की कोशिश करो, पहले क्या था, ये NaZ2 था, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही है। यहाँ सोडियम क्या, इसमें हमने एल्यूमिनो सिलिकेट बन गया था, उस सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट ने किससे रिएक्शन की, मेटल के साथ रिएक्शन की, और मेटल के साथ रिएक्शन करके इसमें क्या बना, इसमें उन्होंने मेटल का जियोलाइट बन गया। अब सारा जो सोडियम का एल्यूमिनो सिलिकेट था वो खत्म हो गया, हमें इसको क्या करना है, रिचार्ज करना है, उसको हमें रीजनरेशन करना है।
तो क्या करो, ब्राइन सॉल्यूशन डाल दो। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा देगा, हमें वापस से क्या मिल जाएगा, सोडियम का जियोलाइट मिल जाता है। तो ये जियोलाइट वापस से काम आ जाएगा। तो ऐसे बार बार इसमें से हम कठोर जल को प्रवाहित करते जाते हैं। सोडियम जियोलाइट में से यहाँ सोडियम आयन हटकर क्या बन जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट आ जाता है। संश्लेषित रेजिन विधि, आजकल कठोर जल का मृदुकरण संश्लेषित धनायक विनिमयक रेजिन द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक अच्छी है। धनायन विनिमय रेजिन SO3H समूह युक्त वृहद कार्बनिक अणुओं से बनी होती है जो जल में अविलेय होते हैं। इसको समझने की कोशिश करें, ये है क्या? ये क्या है कि पॉलीस्टाइरीन्स होते हैं। इन पॉलीस्टाइरीन में इनके किनारे पर, इनके टर्मिनल पर SO3H ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एक होती है एनायन एक्सचेंज रेजिन, यानी कि धनायन विनिमयक रेजिन और ऋणायक विनिमयक रेजिन, ये दो लेते हैं। अब इसको आप बात को समझने की कोशिश करो। ये जो धनायन विनिमयक रेजिन है, इसका मतलब क्या, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। इसमें से कैटायन का एक्सचेंज होगा, है क्या, ये RSO3H। बहुत ध्यान से इस बात समझने की कोशिश करना। R यहाँ पर हमने क्या कहा, ये पॉलीस्टाइरीन है। R तो ये पॉलीस्टाइरीन का ग्रुप हो गया। किनारे पर टर्मिनल पर क्या लगा हुआ, SO3H। अब क्या होगा, इस SO3H में NaCl का ट्रीटमेंट करके, इसमें NaCl का उपचार करके इसको RNA में कन्वर्ट कर लेंगे या RSO3Na में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन बन गई। अब इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से हार्ड वाटर को डालेंगे। अब हार्ड वाटर या कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या करेंगे, सोडियम आयन का रिप्लेसमेंट करेंगे और खुद जाकर वहां पर ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हैं, RNA यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो R2M बन जाएगा और Na पॉजिटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो किसके साथ जुड़ गए, रेजिन के साथ में, और Na चला गया वाटर के साथ में। अब इस रेजिन का हम पुनर्जनन किससे कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से वापस से कर सकते हैं। वही ब्राइन सॉल्यूशन डालो, कैल्शियम मैग्नीशियम हट जाएंगे और क्या जुड़ जाएगा, वहां पर जाकर Na वापस से जुड़ जाएगा। अब ये जो जल निकला, कहाँ से निकला, कैटायन एक्सचेंज रेजिन से। वहां पर क्या हुआ, कठोर जल में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये उसमें से हमने निकाला तो क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो कहाँ रह गए, उस रेजिन के साथ जुड़े रह गए और सोडियम आयन रिप्लेस होकर आ गया जल में। जल के उत्तरोत्तर धनायन विनिमयक रेजिन तथा ऋणायन विनिमयक रेजिन से प्रवाहित करने पर शुद्ध विखनिजित तथा विआयनित जल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ समझे इसका मतलब क्या। और उस कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बाद में जल को किस में से गुजारते हैं हम, एनायन एक्सचेंज रेजिन में से, ऋणायक विनिमयक रेजिन। तो उस ऋणायक विनिमयक रेजिन में भी OH आयन हटकर किस में आ जाएगा, जल में, और वहाँ पर जो सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन है वो जाकर रेजिन से जुड़ जाते हैं। रेजिन से तो वो जुड़ गए, कौन जुड़ गए, वहाँ पर जो जल में, कठोर जल में सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन थे, क्योंकि कठोर जल के उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इनको तो हमने पहले ही रिप्लेस कर दिया कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, और यहाँ एनायन एक्सचेंज रेजिन में हमने क्लोराइड और सल्फेट आयन को भी हम हटा देते हैं। इस प्रकार जो जल हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, विखनिजित होता है और वो मृदु जल होता है। धनायक विनिमयक रेजिन के इस प्रक्रम में H आयन का विनिमय जल में उपस्थित सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन तथा अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है। फलतः प्रोटॉन का निष्कर्षण होता है और जल अम्लीय हो जाता है, जो बात हमने पहले की। और ऋणायक विनिमयक रेजिन में दूसरे प्रक्रम में OH आयनों द्वारा जल में उपस्थित क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन, इनका भी ये रिमूवल हो जाएगा और OH आयन किस में आ जाएंगे, जल में। इस प्रकार मुक्त OH आयन तथा धनायक विनिमयक रेजिन में मुक्त H आयन ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। आप समझ गए ना। वहां से एक्सचेंज रेजिन से क्या निकल कर आए, H आयन कैटायन से, ऋणायन से OH आयन। उनमें कौन जुड़ गए, उनमें जुड़ गए कठोर जल के क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, और कैटायन वालों में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो कठोर जल वाले तो वहां चले गए और बच गए जो H आयन, OH आयन, वो मिलकर क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। इस प्रकार हमें मृदु जल, शुद्ध जल, विखनिजित जल प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन के इस अध्याय में हमने क्या सीखा, इस अध्याय के तीसरे भाग में हमने देखा कि जल की संरचना के बारे में जाना, जल के उपयोगों के बारे में जाना, हमने बर्फ के बारे में जाना जो उसका ठोस रूप है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसको हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि जल की कठोरता के बारे में। जल दो प्रकार के होते हैं कठोरता, एक अस्थायी कठोरता और दूसरी होती है स्थायी कठोरता। और साथ साथ हमने ये सीखा कि अस्थायी कठोरता को
उबालकर और क्लार्क विधि द्वारा दूर कर सकते हैं, जबकि हम स्थायी कठोरता को भी विभिन्न विधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसका जो चौथा भाग है उसमें हम सीखेंगे हैवी वाटर के बारे में, भारी जल क्या है, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।